नमस्कार। कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए जो कोविन का पोर्टल बना था, यानी जिस पोर्टल से वैक्सीनेशन के तमाम काम हुए थे, लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, उनका डाटा सेव होता था, जो कुछ भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड काम था उसके लिए जो कोविन पोर्टल बना था, उस पोर्टल का डाटा लीक होने की खबर है। और डाटा लीक होने की खबर आने के साथ ही भारत सरकार एकदम से डिनाइल के मोड में आ गई, जैसे बाकी हर मामले में होता है। जैसे ही कोई निगेटिव खबर आती है सरकार डिनाइल के मोड में आ जाती है। बिल्कुल उसी मोड में आ गई। जैसे ही डाटा लीक होने की खबर आई वैसे ही भारत सरकार के 3 मंत्रालयों ने इसका खंडन कर दिया। गृह मंत्रालय से लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन किया, कहा कि कोविन पोर्टल से डाटा लीक हो ही नहीं सकता है। पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कोई डाटा ब्रीच नहीं हुआ है, कोई सेंधमारी नहीं हुई है और एक भी डाटा लीक नहीं हुआ है। ये पहली नज़र में ये पहली प्रतिक्रिया थी सरकार की। हालांकि जो डाटा लीक होने की खबर आई है वो सिर्फ खबर नहीं है कि डाटा लीक हुआ है, बाजाबता लीक किया हुआ डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। जिन लोगों ने जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं या जो डाटा सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं और तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं के सहित जयराम रमेश से लेकर के केसी वेणुगोपाल तक और पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई से लेकर बरखा दत्त तक और अधिकारियों में तमाम भारत सरकार के बड़े अधिकारियों के, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का भी नाम है, उन सब का स्क्रीनशॉट, उन सबके डाटा का स्क्रीनशॉट शेयर किया है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने और भी दूसरे लोगों ने शेयर किया है, जिसमें आधार नंबर है, फ़ोन नंबर है, जन्म की तिथि है, नाम है और यहाँ तक लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन किस तारीख को और किस जगह पर हुआ था, किस अस्पताल में, किस शहर में वैक्सीनेशन हुआ था उनका। इसका मतलब है कि ये डाटा कोविन पोर्टल से ही लीक हुआ है। ये जो बाद में भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और उनके मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये पहले लीक हुए डाटा का हिस्सा हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो कभी भारत सरकार ने माना ही नहीं कि डाटा लीक हुआ है। 2021 और 2022 में डाटा लीक होने की खबर आई थी, लेकिन तब भारत सरकार ने तुरंत इसका खंडन कर दिया था कि कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। और उसके पहले आधार का डाटा लीक होने की खबर आई थी 2018 में, और तब जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि कोई व्यक्ति अरबों बार ट्राई करे, अरबों बार प्रयास करे, तब भी आधार का डाटा नहीं चुरा सकता है, उसको नहीं वो ब्रीच कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी को, उसके फायरवॉल को नहीं तोड़ सकता है। तो आधार का डाटा लीक होने की खबर से भी इनकार किया था सरकार ने, जबकि आधार का डाटा भी कई बार ऑनलाइन अवेलेबल हुआ मार्केट में, और कोविन पोर्टल का भी डाटा लीक होने से इनकार किया था। फिर जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि पहले लीक हुए डाटा का ये हिस्सा हो सकता है, तो वो पहले कब लीक हुआ था? क्या जो मौजूदा मंत्री हैं, मौजूदा मंत्रालय है, वो पिछले मंत्री के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ रहा है? और ये आधार लीक नहीं हो सकता, ये आधार कार्ड का डाटा लीक होने का मामला नहीं है, ये कोविन पोर्टल से डाटा लीक होने का मामला है। क्योंकि आधार का डाटा लीक होगा तो उसमें वैक्सीनेशन से रिलेटेड डिटेल नहीं आएगी, इसमें वैक्सीनेशन से रिलेटेड डिटेल है। इसमें यह बताया गया है कि वैक्सीनेशन किस तारीख को और कहां हुई है। इसका मतलब है कि जनवरी 2021 के बाद का ये डाटा है जो लीक हुआ है। जनवरी में ही भारत में 2021 की जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब बड़े लिमिटेड उस पर शुरू हुआ था, और जून के बाद मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। और उसके थोड़े ही दिन के बाद सितंबर में सरकार बदल गई थी और नए आईटी मंत्री आए थे, अश्वनी वैष्णव जो अभी मंत्री हैं, रेल मंत्री भी हैं और आईटी मंत्री भी हैं और टेलीकम्युनिकेशन की भी मंत्री हैं। उनके पास 3 मंत्रालय हैं। और अभी कुछ दिन पहले बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसमें उनको जिम्मेदारी से बचाने के लिए सोशल मीडिया में जो कैंपेन चला था वो इस आधार पर चला था, इस आधार पर उनका बचाव किया गया था कि वो आईआईटी से पढ़े हैं और आईएएस हुए थे। जैसे आईआईटी से पढ़ा होना और आईएएस की परीक्षा पास कर लेना, इस बात की गारंटी होती है कि आपके ऊपर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं आएगी। वही आईटी मिनिस्टर भी हैं, हालांकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके मंत्रालय की तरफ से इसका खंडन जारी हुआ है। और आप विरोधाभास देखिए कि खंडन जारी होने के साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया है कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। आप सोचे कि जब खंडन कर दिया, जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कोई डाटा लीक नहीं हुआ है, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि डाटा ब्रीच हो ही नहीं सकता है कोविन पोर्टल का, तो फिर अब आप जांच किस बात की करा रहे हैं? और क्या जांच करने वाली एजेंसी जो सरकार का अभी प्राइमरी रिएक्शन है उससे उल्टा रिपोर्ट दे सकती है? ये एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसको जांच की जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी जांच करे कि क्या सचमुच डाटा लीक हुआ है, क्या सचमुच कोविन पोर्टल में डाटा का ब्रीच हुआ है, हैक किया गया है या साइट में उसके पोर्टल में घुसपैठ हुई है।
तो ये जांच होगी, अभी इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय सब ने कह दिया कि कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। तो जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं, फिर जांच कराने का क्या मतलब है? सरकार जांच करा रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और ये पता नहीं है कि क्यों नहीं सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसा हो सकता है, डाटा चोरी हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है, जैसे कोई भी चीज़ चोरी होती है। आज के जिस डिजिटल युग में हम रह रहे हैं, वहाँ कोई भी पोर्टल सेफ नहीं है, कोई भी आप कहाँ भी कोई भी सर्वर सेफ नहीं है। ये दुनिया भर में, दुनिया के जितने भी ज़्यादा विकसित देश हैं जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उन सब के यहाँ ये खतरा हमेशा लगा रहता है। जो डिजिटल सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली टीम है, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वो नए नए फायरवॉल बनाते हैं, अपने सर्वर की, अपने पोर्टल की सिक्योरिटी के लिए नए नए फायरवॉल लगाते हैं। और जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो लगातार उस फायरवॉल को तोड़ करके उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्सेज हैकर्स फ्रॉड के बीच में तू डाल मैं पात का खेल है, जो पूरी दुनिया में चलता रहता है। अमेरिका, चाइना से लेकर के और जापान, जर्मनी तक तमाम देशों के सर्वर्स में घुसपैठ होती है, हैकिंग होती है। अब ये है कि कौन कितनी जल्दी उसको रोक लेता है, कितनी जल्दी नुकसान कम कर देता है, या कितनी जल्दी उसको किसी मालवेयर को या स्पाईवेयर को अपने सिस्टम में से निकाल के फेंक देता है। ये कोई नई बात नहीं और ना कोई शर्म की बात है इसमें। इस तरह से अगर कोई घटना होती है तो उसको स्वीकार करके और उससे सीखना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी की व्यवस्था को, ताकि डिजिटल सिक्योरिटी को और मजबूत और पुख्ता किया जा सके। अभी हाल के दिनों में, पिछले 6 महीने के भीतर, ये जो दिल्ली का एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इस एम्स का सर्वर 2 बार हैक हो चुका है। और पहली बार में तो कई दिन तक, लगभग 1 हफ्ते तक पूरा सर्वर ठप रहा था और सारी ओपीडी के मरीजों का रजिस्ट्रेशन मैनुअल तरीके से हो रहा था। कई दिनों तक मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद ये खबर आई कि डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ से लेकर के हजारों मरीजों का डाटा एम्स से चोरी हो गया है। तो इस बात को तो एक्सेप्ट किया सरकार ने, और एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस फिर हैक हो गया। और इस बार 2 दिन के भीतर ही लेकिन सारा सिस्टम रीस्टोर कर दिया गया। तो जब एम्स का सर्वर हैक हो रहा है, वहां से मरीजों का डाटा चोरी हो रहा है और सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि कोविन पोर्टल का भी की सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज हुआ हो सकता है, उसमें भी ब्रीच हुआ हो सकता है, उसमें से भी डाटा चोरी हुआ हो सकता है, कहीं हर जगह से हो सकता है, सुरक्षा प्रतिष्ठानों से हो सकता है। ये सबने देखा कि भारत में किस तरह से कई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर दिया गया था विदेश में बैठे हुए हैकर्स द्वारा, और बिजली चली गई थी, कट गई थी, लाइट गायब हो गई थी कई घंटों तक। तो जब ऐसा हो सकता है, तो जब ये संभव है ऐसा होना, तो किसी भी पोर्टल के साथ हो सकता है, चाहे वो आधार का पोर्टल हो या कोविन का पोर्टल हो, जहां वैक्सीनेशन का काम होता है, वैक्सीनेशन का डाटा रखा हुआ है। अब इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की असली बात यह है कि एक तो सरकार का डिनाइल, जो हमेशा डिनाइल मोड में रहती है कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा उसका ये विरोधाभास कि ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हम जांच करा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये डाटा इतना वल्नरेबल है, ये इतना बेशकीमती डाटा है जितना दुनिया में दूसरा कहीं नहीं होगा। भारत में सबसे पहले जब आधार का काम शुरू हुआ तो देश के लोगों को, हर व्यक्ति को मजबूर किया गया कि वो आधार कार्ड बनवाए, अपना आधार नंबर ले। और आधार नंबर लेने के लिए हर व्यक्ति की 10 उंगलियों के निशान लिए गए और उसकी आंखों की पुतलियों का स्कैन किया गया, यानी बायोमेट्रिक और आइरिस दोनों लेकर के, और सरकार ने अपने पास रखा। उसके अलावा मोबाइल नंबर, घर का पता, ये सब चीज़ लिया। ये सब चीज़ें लेने के बाद आधार नंबर जनरेट हुआ। फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कंपलसरी नहीं होगा किसी भी सर्विस के लिए, उससे पहले तक मोबाइल कनेक्शन लेने में भी आधार कंपलसरी रहा। मोबाइल कनेक्शन देने वाली, सिम कार्ड इशू करने वाली कंपनियां आधार लिए बिना सिम कार्ड नहीं जारी करती थी। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये स्थिति बदली, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार की तरफ से लोगों को मजबूर किया गया कि वो आधार और पैन कनेक्ट कराएं, फिर पैन और बैंक खाता कनेक्ट किया जाए, आधार और बैंक खाता कनेक्ट किया जाए, फिर आधार और पैन को इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जोड़ा जाए। ये तमाम चीज़ें लिंक कर दी गई, यानी जिसके पास कोई एक भी नंबर है, कि जिसके पास आधार का नंबर है, वो चाहे तो उस नंबर से, आधार और मोबाइल अगर है तब तो क्या कहने, लेकिन किसी एक नंबर से भी हो सकता है। और ये जो डाटा लीक हुआ है उसमें आधार और मोबाइल नंबर दोनों हैं, क्योंकि आधार और मोबाइल नंबर के थ्रू ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के पहले ये दोनों नंबर देने होते थे। तो अब सोचें, जिसके पास किसी व्यक्ति का आधार और मोबाइल नंबर है, उसके लिए कितना आसान है उसके बैंकिंग डिटेल्स को एक्सेस करना, उसके खातों को एक्सेस करना, उसके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पता करना, ये सब कितना आसान हो जाएगा।
वो कोई भी आजकल इतना संभव हो गया है टेक्नोलॉजी से कि किसी भी मोबाइल नंबर का कोई आदमी क्लोन कर सकता है, मोबाइल नंबर क्लोन कर ले, किसी का ओटीपी मंगा ले अपने मोबाइल के नंबर पर क्लोन करके और उस ओटीपी से अकाउंट एक्सेस कर ले, उसके खातों से पैसे निकाल ले या किसी और तरह की गड़बड़ी कर दे, फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। वैसे भी जब से हमने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना भारत में शुरू हुआ है, तब से हजारों करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हर साल होता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बैंकिंग फ्रॉड होता है, बैंक से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, तरह तरह के लोगों का सिस्टम हैक करने के तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हैकर्स जो है नेट बैंकिंग करने वालों को और उन सब लोगों को निशाना बना रहे हैं जो ऑनलाइन स्पेस में जिनका डिटेल है। और यहाँ ये स्थिति है, जो डाटा लीक हुआ है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और उन लोगों का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, उसमें फ़ोन नंबर भी है, आधार नंबर भी है, और इसके जरिए बहुत आसानी से कोई भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है और कोई भी जानकारी ली जा सकती है और किसी भी तरह का आर्थिक फ्रॉड हो सकता है। तो ये करोड़ों लोगों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। बाकी चीज़ें तो जो है प्राइवेसी और निजता खतरे में है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन करोड़ों लोगों का आर्थिक डाटा और आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। इसलिए इसका डिनायल करने, इससे इनकार करते रहने की बजाय सरकार को ये करना चाहिए। अभी नई डिजिटल पॉलिसी बन करके तैयार है, उसका मसौदा बना है, जिसमें स्टोरेज, एक्सेस और सिक्योरिटी को लेकर के एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। उस फ्रेमवर्क को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत करना चाहिए है। स्टोरेज की इस बात की ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वर और स्टोरेज की सुविधा भारत में ही हो, अपने इंटरनल अपने देश में ही हो, और उसकी सुरक्षा के लिए निरंतर उपाय करने चाहिए। हर दिन उसमें बदलाव होता रहना चाहिए ताकि किसी का डाटा इस तरह से लीक ना हो, क्योंकि अब दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। सारा डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लोगों का आधार पैन से कनेक्टेड है, आधार और पैन बैंक से कनेक्टेड है, आधार पैन और बैंक अकाउंट इनकम टैक्स रिटर्न से कनेक्टेड है, और दूसरी तमाम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं लोग लेते हैं, लोगों के इंश्योरेंस हैं, लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस हैं, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से और उन्हीं नंबर से कनेक्टेड हैं। इसलिए किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, लोगों की सुरक्षा बनी रहे, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों की निजता की सुरक्षा हो। इसके लिए जरूरी है कि डाटा सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। डिनायल के बजाय सरकार को इस दिशा में पहल करके और जो कमजोरी है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।